डन। सो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम जितना हम लोगों ने भी पढ़ा है LHD RHD एंड ऑल दैट, उसको हम मैथमेटाइज करने वाले हैं, जिससे हमने शुरुआत करी थी उससे। तो हम लोगों ने 4 चीज़ों से शुरुआत करी थी, शार्प कॉर्नर्स है ना आपका, वर्टिकल टेंजेंट एंड सो ऑन। इन चारों को हम मैथमेटाइज करने वाले हैं कि मैं कोई एक फंक्शन तुम्हें दे दूं fx और मैं तुमसे बोलूं भाई इस पॉइंट पे बताइए जरा कि कोई शार्प कॉर्नर है या सिंपल फंक्शन है या वर्टिकल टेंजेंट है। तो आज के लेक्चर के बाद तुम बता सकते हो ऐसा, ठीक है। तो हमें उसके लिए एनालाइज करना पड़ेगा। देखो जैसे कोई भी एक कॉर्नर हुआ, तो यहाँ पर इस कोई भी कॉर्नर हुआ, जैसे ऐसा बना लो चाहे तुम ऐसा बना लो, इन सभी कॉर्नर्स में कोई भी कॉर्नर ले लो तुम, इन कॉर्नर्स में क्या खासियत है, इसमें ये खासियत है कि इसका अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो कुछ और आ रहा होगा, और राइट हैंड साइड से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो वो कुछ और आ रहा होगा। इधर भी ये देख लो यही चीज़ हो रही है, ठीक है। और चलो ये तो स्ट्रेट लाइन थी, अगर आप इस टाइप का फंक्शन ले रहे हो जो कि कर्व्ड है, जैसे मान लो ये इस टाइप का, ठीक है। तो अगर आप इधर से ऐसे करके आप टेंजेंट बनाते जाओ तो ये टेंजेंट बनेगी, और अगर आप ऐसे यहाँ से टेंजेंट बनाते जा रहे हैं ऐसे कर करके, राइट, ऐसे कर करके, तो ये टेंजेंट बनेगी, राइट। तो T1 एंड T2, सही बात है। तो अगर मैं बोलता हूँ इसका LHD, तो LHD इसका स्लोप T1 का स्लोप होगा, और जो RHD होगा वो T2 का स्लोप होगा। सही बात है एकदम, है कि नहीं है। दैट मीन्स कि अगर किसी पॉइंट पर हाँ एक बात है कि इसमें आप टेंजेंट हमेशा खींच सकते हो। तो शार्प कॉर्नर का जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो हम ऐसे दे सकते हैं कि ये वो पॉइंट होता है fx पे, अगर मैं बात कर रहा हूँ एट x इक्वल्स टू a, तो अगर आप x इक्वल्स टू a पे LHD निकालते हैं, LHD एट x इक्वल्स टू a, ठीक है, और फिर आप निकालते हैं RHD एट x इक्वल्स टू a, तो ये भी एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा, पर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। बस अगर ऐसा हो रहा है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आपका शार्प कॉर्नर पक्का होगा ही होगा, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। जैसे हमें कुछ नहीं पता है, हमें सिंपल दे रखा है mod x, ठीक है, और हमसे बोला जा रहा है बता भाई जरा x इक्वल्स टू 0 पे क्या है, ठीक है, मतलब x इक्वल्स टू 0 पे क्या कॉर्नर है या नहीं है, हमें ये पता करना है। तो हमने क्या करा, हमने इसका LHD निकाल दिया, फिर हमने इसका RHD निकाल दिया। तुम देख लो दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे, हमने कर रखा है प्रीवियस वीडियो में, राइट, और दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर जाएंगे पर दोनों बराबर नहीं होंगे। तो इस वजह से हम क्या बोलेंगे, पक्का यहाँ पर शार्प कॉर्नर होगा ही होगा। नॉन डिफरेंशिएबल तो होगा ही, तुम ब्रैकेट में ये तक लिख के आ सकते हो कि ये शार्प कॉर्नर है, पक्की बात है, ठीक है। तो ये तो इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल टेंजेंट की, जो वो है क्या कहते हैं यार इसको, वर्टिकल टेंजेंट को कैसे आप मैथमेटाइज कर सकते हैं। तो वर्टिकल टेंजेंट तो और भी सिंपल हो गया भाई। वर्टिकल टेंजेंट में तो आप सीधे सीधे बोल के आइए कि उस पॉइंट पर जो आपका LHD या RHD है वो क्या हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट्स इट। आपको बोलेगा एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, तो अगर जो एग्जिस्ट वो नहीं कर रहा है, यानी कि अगर वो डज नॉट एग्जिस्ट आपको दे रहा है, तो उसका क्या रीज़न है, उसके 3 रीज़न हो सकते हैं, सिर्फ 3 रीज़न होते हैं, या तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, या फिर फ्लक्चुएट कर रहा है। मतलब कि मल्टीपल आंसर दे रहा है, जो लिमिट है आपका, जो LHD है या RHD है, उसके ये 3 में से कोई आंसर आ रहा होगा। अगर इन दोनों, अगर ये 2 आ रहे हैं जो आपका लिमिट है, दैट सिंपली इंप्लाइज कि वहां पर वर्टिकली टेंजेंट होगा ही होगा, ठीक है। पर अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है तो ये आपका तीसरे वाले का रिजल्ट हो गया, कि अगर LHD या RHD या दोनों, ये समझ रहे हो, इनमें से कोई भी अगर आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो गया बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन, तो वहां पे ऑसिलेशन पॉइंट है। समझ गए, क्लियर हो गई बात। So that is it. This is the mathematical definition of this and this. ठीक है, अब डिसकंटिन्यूटी, इस पे आगे बढ़ने से पहले मैं जरा कुछ कॉशन पॉइंट्स हैं जो मैं देना चाहता हूँ, जो हर टीचर देगा, हर बुक देती है, मतलब जो एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होंगे वो तो देंगे ही देंगे, तो वो मैं दे देता हूँ। मतलब कुछ इसमें ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब हर कोई देता ही है। तो कॉशन जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि आँख बंद करके कुछ भी मत कर देना, ठीक है। जैसे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ग्राफ बनता है, दैट इज दिस वन, कि अगर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और इधर से मैं बना लेता हूँ 2x, जहाँ पे x जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है, ये आपका फंक्शन है fx। अब देखो इधर क्या खेल हो गया, तो जैसे कि अगर आप इसको चेक करेंगे ना, तो अगर इसका एकदम से ग्राफ बनाएगा तो साइन एक्स का ग्राफ, क्योंकि हमें पॉजिटिव के लिए बनाना है, पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऐसा बनता है साइन एक्स का, एंड सो ऑन, राइट, ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा। पर x लेस देन 0 के लिए अब जो हमें बनाना है दैट इज 2x। तो अब 2x जो है ना, वहीं पे सारा काम तमाम हो रहा है। जैसे 2x जो है, कोई बोलेगा कि 2x जो है वो ऐसी है, देखो मैं बताता हूँ, कोई बोलेगा 2x बिल्कुल ऐसे आ गई एकदम इस टाइप से, ये दिस इज 2x, पर ये तो तुमने अपनी मर्जी से बनाया है, कोई जरूरी थोड़ी है, हो सकता है 2x ऐसा, समझ रहे हो। अगर ऐसा हो गया 2x, अगर ये 2x ऐसा हुआ, तो आपको शायद बात समझ में आ रही होगी कि इधर फिर एक नोक बन जाएगी, फिर इधर एक नोक बन जाएगी, अगर ऐसा हो गया तो,
समझ रहे? देखो कैसे, भाई अगर आपका ये जो साइन एक्स का ग्राफ है ये इस तरफ से जा रहा है, ठीक है, तो अगर ये ऐसा बन गया, या फिर अगर ये ऐसा, ऐसा तो बन ही नहीं सकता क्योंकि वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये ऐसा बन गया, इन दोनों में गड़बड़ है। एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ऐसा वाला सिचुएशन है तब ये आपका कंटिन्यूस होगा, मतलब सॉरी डिफरेंशिएबल होगा, वरना ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो अब ये सब चीज़ें आप ग्राफ से चेक नहीं करेंगे, ये सब चीज़ें आप डिफरेंशिएबिलिटी की हेल्प से चेक करेंगे। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है, एल निकाल लो, आर निकाल लो, मतलब सॉरी एल निकाल लो और आर निकाल लो। तो एल निकाल लेते हैं। अच्छा, एल को लिखने का एक और तरीका भी होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डैश ए माइनस, ठीक है, और आर को मैं शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, एफ डैश ए प्लस। जैसे कि जब हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एफ डैश ए। जैसे कि जब हम लिमिट निकालते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिंपल कि हम एफ ए पे लिमिट निकाल रहे हैं, पर अगर हम वो तो उसके लिए तो आपको लगाना ही पड़ेगा, पर अगर आप आर एच एल निकाले तो बोल सकते हो एफ ए माइनस, अगर आप आर एच एल निकाल ले तो लिख सकते हो एफ ए प्लस। तो सिमिलरली एल एच डी के लिए एफ डैश ए माइनस एफ डैश ए प्लस फॉर आर एच डी। चलो ये सब तो ठीक है, ये सब तो ठीक है, ये तो मैंने नोटेशन बता दी। तो अगर आपको इधर करना है ये चीज़, तो अगर आपको उसकी आर एच डी निकालनी है, ठीक है, किस पे निकालनी है, जीरो पे निकालनी है, तो जीरो प्लस पे अगर आपको इसकी आर एच डी निकालनी है, और वो फिर ऐसे निकालनी पड़ेगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो प्लस फंक्शन के अंदर टू प्लस एच, तो उसके लिए तो मैं साइन एक्स यूज़ करूँगा। तो साइन के अंदर अगर आप टू प्लस एच डालोगे, साइन के अंदर अगर आप जीरो प्लस एच डालोगे, दैट वुड बी साइन एच माइनस जीरो, राइट, डिवाइड बाय एच। अब ये जो चीज़ है ये तो मैं थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकती है, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है जो मैंने लिमिट्स के कोर्स में पढ़ाता हूँ, मतलब लिमिट्स का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जो क्वेश्चंस वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे पढ़ाया जाता है ये। तो इसका आंसर हमें हमेशा वन आता है, ठीक है। तो अभी के लिए आप ऐसे मान लो कि इस लिमिट का आंसर वन होता है, बहुत सिंपल सा है, होता है, बस मान लो, ठीक है। अभी के लिए मान लो एफ डैश जीरो माइनस, इसके लिए अगर आप देखेंगे लिमिट एच टेंड्स टू जीरो माइनस, उस वाली सिचुएशन में अगर आप टू एक्स लिखते हो तो टू प्लस एच लिखना पड़ेगा, सॉरी टू के अंदर जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन की वैल्यू जीरो पे, दैट इज अगेन जीरो ही ओनली, राइट, डिवाइडेड बाय एच। तो ये एच से एच कट गया, इसका आंसर कितना आ गया, टू। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पक्का एक शार्प कॉर्नर होगा, यहाँ पे पक्का एक शार्प कॉर्नर होगा। कैसे हमें पता, क्योंकि इसका आर एच डी और एल एच डी एग्जिस्ट कर रहा है पर बराबर नहीं है, इस वजह से यहाँ पर पक्का एक शार्प कॉर्नर होगा ही होगा। अब मान लो यहाँ पर टू एक्स ना होकर सिंपल एक्स होता, तो यहाँ पर ये टू नहीं होता, तो एच और एच कट जाता, तो यहाँ पर क्या आ जाता, वन आ जाता। अब इस वाले सिनारियो में एल एच डी और आर एच डी क्या आ गया, सेम आ गया। तो उस वाले केस में हम क्या बोलेंगे कि अब ये डिफरेंशिएबल है, पहले तो शार्प कॉर्नर आ गया तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया ये जीरो पे, पर अब ये जीरो पे डिफरेंशिएबल है, और इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, वन। इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कितनी है, वन, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं कि आप ऐसी बस फालतू में ग्राफ बना के मत चले आना, क्योंकि तुम्हारा तो मन चलेगा तो तुम ऐसा ग्राफ बना के चल के आ जाओ कि नहीं भैया टू एक्स तो ऐसा है, तो चलो खैर तुम सही कर आओगे अगर तुमने ऐसा कर दिया तो, चाहे ग्राफ कैसा भी बनाया हो। कोई ऐसा कर सकता है ना, कोई टू एक्स ऐसा कर दे बिल्कुल ही, पर ये एक्चुअल में लाइन जो है एक्स की है, यहाँ पे कोई नोक नहीं बन रही है, एकदम कंटिन्यूस ग्राफ है, ठीक है। तो इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन पॉइंट्स होते हैं, तो वो सब चीज़ हम क्वेश्चंस जब हम करेंगे तब देख लेंगे, अभी तो इसका कोई पर्पस है नहीं, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ कंसेप्ट सीखने हैं, ठीक है। तो अब मैं आ जाता हूँ डिसकंटिन्यूटी पे, कि इसको हम मैथमेटाइज कैसे करेंगे। इट्स अ वेरी डीप कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा वाला यूजफुल है ये, अगेन फॉर क्वेश्चंस, बेसिकली फंक्शंस को एनालाइज करने के लिए, पर मेजरली तो जब आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत सारी ट्रिक्स निकल इससे। पर अभी हम सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दें, मतलब थ्योरी को समझने में ध्यान दो, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स थ्योरी बन जाती है इसकी, ठीक है। पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखो मैं समझाता हूँ। और अच्छा पहले इस पे और बात कर लें, आइसोलेटेड पॉइंट वाले पे। ये जो पॉइंट फंक्शन था, ये जो पॉइंट फंक्शन था, इस पे अगर मैं बात करूँ एल एच डी और आर एच डी की, तो तुम समझ ही गए होगे कि यार यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं है एल एच डी और आर एच डी का, क्योंकि एल एच डी और आर एच डी के लिए आपको इसके नेबरहुड पे कुछ लाइनें गिरानी पड़ेंगी, तो आप टेंजेंट बनाओगे ना, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, लाइनें गिराऊँ तो गिराऊँ किस पे, तब तो मैं एल एच डी आर एच डी निकालूंगा। तो इस वजह से पॉइंट फंक्शन पे आप क्लियरली समझ ही गए होंगे कि एल एच डी और आर एच डी का कंसेप्ट क्या है, अनडिफाइंड है भाई साहब, डिफाइंड ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट तो बात की बात है, डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो ये अपने आप ही आपका टेकन केयर ऑफ, इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ, ऑल राइट। अब हम फाइनली इस पर बात कर लेते हैं, आपका जो डिसकंटिन्यूटी वाला ये जो सिनेरियो है। तो देखो भैया बात ऐसी है, ज़रा ध्यान से सुनना, ध्यान से, चलो येलो यूज़ कर लेते हैं। तो देखो फंक्शन क्या हो सकता है, कोई भी अगर एक फंक्शन है वो किसी पॉइंट x इक्वल्स टू a पर या तो कंटिन्यूस होगा या तो डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, राइट, सही है। तो अगर वो कंटिन्यूस हुआ x इक्वल्स टू a पे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये कि अगर इसका हम लिमिट निकाल लें, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, ठीक है, तो दिस वुड बी इक्वल टू एफ ए, राइट, उसकी जो फंक्शनल वैल्यू होगी उसके बराबर होगी उसकी लिमिटिंग वैल्यू, राइट, बिल्कुल।
और अगर वो डिसकंटिन्यूस है दैट ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स जो है वो एफ ए के बराबर नहीं हो सकती, किसी भी एंगल से बराबर नहीं हो सकती। कितने लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हाँ भैया तुम सही बोल रहे हो, ऐसी कोई भी दिक्कत अपने को नहीं है। ऐसे तो सब मान ही करूँगे। ठीक है, अब सुनो, इतनी तो समझ में आ रही है बात, ठीक है, तो अब हटा देते हैं इसको और अब कुछ थ्योरम्स के बारे में बात कर लेते हैं। अब कुछ थ्योरम्स के बारे में बात कर लेंगे जो कि हम बहुत सिस्टमैटिकली देखेंगे। ठीक है, अगर हमें दे रखा है, अगर हमें ये चीज़ दे रखी है कि फंक्शन जो है ना सर आपका दैट इज डिफरेंशिएबल, इट इज गिवन कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। यहाँ लिख दो, ऊपर लिख सकते हो आप कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप, चर्चा या जो भी चाहो लिख सकते हो। ठीक है, कि हम इनके बीच की बातें कर रहे हैं, कैसे मैथमेटाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो हमें दे रखा है कि फंक्शन एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो इससे हमें क्या समझ में आता है, अगर हमें ऐसा दे रखा है तो ऑटोमेटिकली मीन्स कि अगर आप इसका एफ डैश ए निकालेंगे दैट वुड बी इक्वल टू दिस लिमिट एच टेंड्स टू 0, फंक्शन के अंदर आ गया ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। तो अगर मुझे अब इसकी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है कि एफ एक्स ए पर कंटिन्यूस भी है, तो वो आप कैसे बताएंगे, कैसे प्रूव होगा वो? तो वो प्रूव तो ऐसे होगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स जो है ये बराबर हो जाए एफ ए के। दिस वुड प्रूव इट, दिस वुड प्रूव इट, राइट। अगर ये हमने प्रूव कर दिया तो डन है, बात खत्म हो जाएगी, बात वहीं पर ही कंप्लीटली प्रूव हो जाएगा जो हम बोलना चाह रहे हैं, है कि नहीं है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब लेकिन यहाँ पे जो हमने डेफिनेशन यूज़ कर ली है ना, ये हमने एच वाली यूज़ कर ली है, हम चाहें तो एफ एक्स वाली यूज़ भी कर सकते हैं, पर अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो ना, आप एक्स माइनस ए को एच मान सकते हो। ठीक है, तो एक्स माइनस ए को अगर आपने एच मान लिया और एक्स ए की तरफ टेंड कर रहा है तो एच जीरो की तरफ टेंड करेगा। तो इसी लिमिट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एच टेंड्स टू जीरो और जहाँ पर एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर क्या आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच, ये जो चीज़ है, ये जो लिमिट है, इसका आंसर एफ ए होगा। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया दैट वुड प्रूव इट कि हाँ फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो मुझे बस ये प्रूव करना है, दैट्स इट। तो आप कैसे प्रूव करें, आप कैसे प्रूव करें भाई? वेल इसका भी कोई ना कोई तरीका निकालेंगे। तो एक और इसमें हम थोड़ी तिगड़मबाजी लगाते हैं। देखो हमें ये प्रूव करना है कि ये इसके बराबर हो जाए, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम इस एफ ए को इस तरफ ले आओ, ठीक है, बात सुनना मेरी तरफ, इस एफ ए को इस तरफ ले आओ, तो अभी ये लिमिट अलग है और ये तो ये जीरो के बराबर हो जाएगा। सही बात है, एकदम सही बात है। अब क्योंकि ये एफ ए तो कांस्टेंट है, तो अगर मैं देखूँ तो मुझे ये पक्का पता होगा कि अगर मैं ऐसे लिख दूँ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए, तो दिस वुड बी इक्वल टू एफ ए। कोई बोलेगा ये क्या बकवास लिख दी तुमने, ये क्या लिखा हुआ है? अरे भाई ये ऐसे लिखा हुआ है, जैसे अगर लिख दिया किसी ने लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ पे लगा दूँ मैं 9, तो आंसर 9 ही आ जाएगा। अरे ये तो कांस्टेंट है, इसको तो एच से फर्क ही नहीं पड़ता, है कि नहीं है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो ये एफ ए जो है ये भी तो एक कांस्टेंट है। अरे यार फंक्शन नहीं है ये फंक्शन के अंदर तुमने वैल्यू डाल दी, तो ये एक वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, जैसे 9 लिखा हुआ है मान लो, तो 9 जो है वो इसके इक्विवेलेंट है, राइट। तो इसीलिए हमने इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब हमने एफ ए को ऐसे लिख दिया कि ये ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल चीज़ हो गई, ये तो ऐसे लिखा हुआ है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ के अंदर ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तब भी मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि इट इज इक्विवेलेंट ऑफ सेइंग कि आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है ए पर। कितने लोग समझ गए इस बात को? ठीक है, एक तरीके से आपको ये प्रूव करना है कि जो इसका न्यूमरेटर है वो आपका काम कर रहा है। अब ये कैसे प्रूव होगा, अब ये कैसे प्रूव होगा? तो देखो अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं, कुछ शरारतें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। देखो हमें अभी पता नहीं है कैसे प्रूव करेंगे, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपना डेरिवेटिव बना लेते हैं। देखो ए प्लस एच माइनस एफ ए ये दे रखा है, इसको मैं एच से डिवाइड कर देता हूँ और एच से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये एच टेंड्स टू जीरो आ जाएगा। आ गया ना बड़े आराम से। अब क्या करेंगे, तो अब हम लिमिट को ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट ब्रेक हो गई, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। ठीक है, ये इधर ब्रेक हो गया और ये आपका इधर ब्रेक हो गया। और ये लिमिट ब्रेक कैसे हो गया? क्योंकि हमें ये पता है कि इधर ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन जाएगा, है ना। क्योंकि ये बात तो क्लियर है कि ये आपका एच टेंड्स टू जीरो है, तो ये क्या हो गया, ये आपका जीरो हो गया। तो इधर इस लिमिट का आंसर आ गया जीरो।
आपको बोलेगा अगर ये 0 इंटू इन्फिनिटी हो गया तो ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया। मैंने कहा ना 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 भैया सुनो तो मेरी बात, हमें पहले से दे रखा था कि एफ एक्स जो है वो डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स हमारा डिफरेंशिएबल है। तो अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो जब ये डिफरेंशिएबल है तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी एक फाइनाइट क्वांटिटी आ जाएगा, इनफाइनाइट नहीं आएगा, कुछ ना कुछ फाइनाइट आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे कोई भी फाइनाइट वैल्यू आ गया उसको तुम 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर वुड बी 0, हेंस प्रूव्ड, डन। यानी कि इस लिमिट का आंसर क्या आ गया, 0, और यही हमें प्रूव करना था। अगर ये 0 आ गया दैट सिंपली इंप्लाइज कि आपका फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा ही होगा उस पॉइंट पे। तो हमारी थ्योरम क्या बनी, हमारी थ्योरम ये बनी कि अगर जो हमारा फंक्शन एफ एक्स है वो एट एक्स इक्वल्स टू ए डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो दिस वुड इम्प्लाई कि वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी। अभी मैं इसको फेयर आउट करके लिखवा दूंगा नीचे, अभी तो आप बस कंसेप्ट समझने पे ध्यान दें, अभी हम प्रूफ देख रहे हैं हर एक थ्योरम का, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इनफैक्ट ये जो मैंने अभी तुम्हें समझाया है ना, इसको मैं और लॉजिकली भी समझा सकता हूँ। थोड़ा लॉजिकली अगर आप थोड़ा दिमाग लगा लो ना तो और बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे ये तो मैंने एल्जेब्रिकली समझा दिया, बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर दिया, थोड़ा आप दिमाग लगा कर भी कर सकते थे। जैसे कि तुम्हें फिर से ये लिमिट यूज कर लूँ, एच टेंड्स टू 0, एफ के अंदर ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच, ठीक है। सुनो ये लिमिट क्या बोलती है, ये लिमिट ये बोलती है कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना सर वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है। और हमें ये दे रखा है, पहले से दे रखा है कि यार ये ना ये एग्जिस्ट करेगा, ये पक्का दे रखा, ये तो हमें क्वेश्चन में पहले ही दे दिया ना, क्वेश्चन कह रहा हूँ, एज अ कंडीशन दे रखा है कि ये जो फंक्शन है वो ए पर मतलब ए पर डिफरेंशिएबल है। यानी कि इस लिमिट का एक फाइनाइट आंसर आ रहा है, मान लो 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0.2 आ रहा है, कुछ भी एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, बेसिकली नेगेटिव पॉजिटिव 0 कुछ भी एक फाइनाइट नंबर आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं आ रहा है, ना फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। ये बात हमें पहले से पता है। अब सुनो, जब आप इसमें एच टेंड्स टू 0 डालोगे तो क्या ये बात क्लियर है कि ये जो आपका न्यूमरेटर है ये किधर जा रहा होगा। कोई बोलेगा मान लो ये कांस्टेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर डिनोमिनेटर में मेरे भाई 0 है तो फिर तो ये जो चीज़ है कांस्टेंट अपॉन 0 तो ये कहाँ जाएगा, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, यानी कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट तो नहीं है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट तो नहीं है, तो न्यूमरेटर को कहाँ जाना पड़ेगा, अगर इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाना है तो एक ही तरीका बचता है कि ये भी 0 की तरफ चला जाए, क्योंकि अगर ये 0 की तरफ चला गया तो 0/0 क्या हो जाएगा, 0/0 वुड बी अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म के तो बहुत सारे आंसर होते हैं, है कि नहीं है। जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसके तो बहुत सारे आंसर हैं, मतलब क्या कहते हैं इसको, हो सकता है कि वो 0 दे दे आपको, ठीक है, या फिर हो सकता है आपको इसका आंसर इनफाइनाइट आ जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है इसका आंसर 5 आ जाए, इसका आंसर कुछ और कोई और फाइनाइट वैल्यू आ जाए, हमें क्या पता। पर हमें इतना पक्का पता है कि इसका आंसर इनफाइनाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका दे रखा है कि आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और क्योंकि अगर हमें ये दे रखा है कि वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा तो ये बात तो क्लियर हो गई ना कि यहाँ पर जब ये इनफाइनाइट नहीं आने वाला यानी कि इन्हीं में से कुछ होगा, यानी कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। अगर ये इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गया यानी कि न्यूमरेटर आपका 0 की तरफ टेंड कर रहा है, और अगर आपका न्यूमरेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ये तो आपने खुद ही प्रूव कर दिया भाई, अगर न्यूमरेटर 0 की तरफ टेंड कर रहा है यानी कि एफ ए प्लस एच जो है, मतलब एफ ए प्लस माइनस एफ ए, ये चीज़ 0 की तरफ टेंड कर रही है, यानी कि एफ ए प्लस एच जो है ये एफ ए की तरफ टेंड कर रहा है जब आपका एक्स जो है, जब आपका एच जो है वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। दैट मीन्स कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 व्हेन एफ ए प्लस एच इक्वल्स एफ ए, और अगर आप फिर से दोबारा सब्सटीट्यूट कर दो, मान लो आपने a प्लस एच को x सब्सटीट्यूट कर दिया, इट वुड बी लाइक एफ एक्स, और यहाँ पे a प्लस एच को x बोला है तो h क्या हो जाएगा, x माइनस ए, दैट मीन ये x टेंड्स टू a, और यहाँ पे तो वही लिखा रहेगा कांस्टेंट है, एंड हेंस प्रूव्ड, डन, यानी कि कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग तरीका है प्रूव करने का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे तो हमने वो वाली बात प्रूव हो गई। अब सेकंड सिचुएशन, ठीक है, बात सुनो ध्यान से सुनो एकदम। अभी जो हमने देखा था उसमें हमने क्या बोला था कि अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये उसने दे दिया पहले से, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा केस ले लो या कुछ भी ले लो। दूसरा केस जो है वो ये है कि फंक्शन हमारा एफ एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है, हमें दे रखा है कि एफ एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। अब गाड़ी में थोड़ी गड़बड़ हुई अब कहानी में आपकी, क्योंकि ये दे रखा है कि इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब क्या करें बॉस, अब क्या करें, क्योंकि अब ये जो लिमिट है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एच दे दिया है, ये उसने क्या दे दिया उसने कि ये आपकी एग्जिस्ट नहीं करने वाली है।
अच्छा मैं एक और काम करूँ, एक और थोड़ा सिंपल काम कर लेता हूँ। मैं ना ये वाली डेफिनेशन यूज़ नहीं कर रहा, मैं ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट में एक्स टेंड्स टू ए। ये मैंने कैसे यूज़ कर ली, वही सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट। तो हम इसी लिमिट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने देख लिया था फर्स्ट वाले में देखा था शायद, फर्स्ट वाले लेक्चर में। तो डेरिवेटिव हम ऐसे भी दे सकते हैं ना, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। ये मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने एच की जगह पे एक्स माइनस ए सब्स्टिट्यूट कर दिया। करते ही तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे फायदा ये होगा कि कंटिन्यूटी एकदम से निकलेगी, है ना। तो अब उसने उससे ये बोल दिया कि यार फंक्शन जो है ना वो नॉन डिफरेंशिएबल है एक्स इक्वल्स टू ए पर। तो ये जो लिमिट है दिस इज डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है लिमिट। तो यार अब तो बड़े बुरे फंस गए ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है, पर अभी भी ये बात तो सेट है। अभी मैं एक बार आपको लॉजिक से समझा दूं पहले, उसके बाद इसका वो वाला क्या कहते हैं इसको, प्रूफ देखेंगे, इसका जो एल्जेब्रिक सो कॉल्ड प्रूफ होता है। ठीक है, पर अभी के लिए तो आप इसको जो है ऐसी देखो। तो अगर आप लॉजिकली सोचो तो इसका डिनोमिनेटर तो अभी भी जीरो की तरफ ट्रेंड कर रहा है। अगर x a की तरफ जा रहा है तो x माइनस ए जीरो की तरफ जाएगा, राइट। अब जो इसका न्यूमरेटर है, वहां अब बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है। मान लो कि एफ एक्स माइनस एफ ए जो है वो हो सकता है जीरो की तरफ ना जा रहा हो। एक बात बता, अच्छा सोच के देखो, कुछ लोग सोच लेंगे अरे ऐसा कैसे हो जाएगा सर, अगर आप इसमें x टेंड्स टू ए करोगे, अगर x टेंड्स टू ए करोगे तो एफ एक्स जो है ये तो एफ मतलब इसमें जो x है ये तो a बन जाएगा ना सर, तो एफ एक्स माइनस एफ ए तो जीरो की तरफ ही जाएगा ना सर। मैंने कहा मेरी बात सुन गधे के आदमी, तू ऐसे देख ले, इस टाइप का ग्राफ ले ले, जब जो डिसकंटिन्यूस वाला ग्राफ होता है ना, परफेक्ट डिसकंटिन्यूटी वाला ग्राफ, ये ले ले। ठीक है परफेक्ट। अब यहाँ पर ये 2 है, तो अगर x तुम्हारा 2 की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो तुम्हारा फंक्शन किधर की तरफ जा रहा है, प्रोवाइडेड है कि मान लो ये y एक्सिस है, मान लो ये x एक्सिस है, ये आपका इसका ऐसा ग्राफ चला हुआ आ रहा है इस टाइप से, दिस इज 1 एंड दिस पॉइंट इसको बोलते हैं 3 और ये पॉइंट है इसको हमने 2 बोला है। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पर कितनी है, दैट इज 3, पर लिमिट की वैल्यू 2 पे कितनी है, LHL और RHL जो वो क्या है, वो 1 है। तो अगर आप इसकी लिमिट निकाल रहे हो 2 पे, दैट इज 1। तो अगर अब मैं बोलता हूँ एफ एक्स माइनस एफ टू, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, अगर x हमारा 2 की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स किधर की तरफ जाएगा, एफ एक्स तो 3 की, सॉरी एफ एक्स जो है वो तो 1 की तरफ जाएगा, पर f2 तो पक्का 3 है, तो 1 माइनस 3 आंसर वुड बी -2। तो ये तो एक कांस्टेंट आ गया सर, समझ में आ रही है बात, कि अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो मतलब एक कांस्टेंट भी आंसर आ सकता है। तो लॉजिकली यहां पर एक कांस्टेंट भी आ सकता है, ठीक है, पर लॉजिकली ऐसा भी हो सकता है, मान लो अगर ये कंटिन्यूअस हो जाए, मान लो ये कंटिन्यूअस है, अगर कंटिन्यूअस हो गया तो पक्का जीरो की तरफ जाएगा ये। ठीक है, तो ये दोनों ही केसेस पॉसिबल है। यहाँ पर एक और लगा हुआ है, या तो कांस्टेंट अपॉन जीरो हो जाए या 0/0 हो जाए। अगर कांस्टेंट बाय जीरो हो गया तो पक्का आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन की जीरो यहाँ पे प्लस पे जा रहा है या माइनस पे जा रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी। और अगर ऐसा हो गया देन इट वुड बी डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि आपका परफेक्टली बहुत बढ़िया हो गया फंक्शन, अब आपका पक्का नॉन डिफरेंशिएबल है। सही बात है, एकदम सही बात है, पक्का आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। इधर अगर आप देखते हो 0/0, तो मैंने क्या बोला था, 0/0 के दो टाइप के आंसर हो सकते हैं, एक कि आपका इसमें भी इन्फिनिटी आ जाए, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म का आंसर इन्फिनिटी हो सकता है माइनस इन्फिनिटी हो, या कोई फाइनाइट वैल्यू हो, मान लो 5, 0, -2, -5 कुछ भी। पर हमें पता है कि फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, यानी कि फाइनाइट वैल्यू नहीं होगी, तो 0/0 भी आपको ये दे सकता है, 0/0 भी आपको ये दे सकता है। एंड दैट मीन्स कि अगर ये 0/0 है तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट कर जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन से कि दोनों ही केस आपके वैलिड हैं फॉर द गिवन कंडीशन। एंड नाउ इफ यू सी व्हाट वी कैन से कि अगर ये कांस्टेंट की तरफ जा रहा है, अगर ये कांस्टेंट की तरफ जा रहा है, तो जैसा भी हम लोगों ने ऊपर देखा था, दैट इंप्लाइज कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है उस पॉइंट पर, तभी तो ये कांस्टेंट बन रहा है। अगर ये कंटिन्यूअस होता तो एफ एक्स माइनस एफ ए जो है ये कहाँ जाता, ये जीरो की तरफ जाता, तभी तो हम ये बोल पाते कि एफ एक्स जो है वो एफ ए की तरफ टेंड करता है। जब बेसिकली हम जब आपका x जो है वो a की तरफ टेंड करता है, मतलब कि जब आपका x a की तरफ टेंड करता है तो जो fx है वो f a की तरफ टेंड करता है, यानी कि आपका कंटिन्यूअस फंक्शन बन गया। तो ये वाला जो सिनेरियो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। दैट मीन्स कि अगर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाए, हो सकता है फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाए। दैट इज व्हाट दिस स्टेटमेंट हैज टू से, कि अगर आपका fx नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू a पे, देन वी कांट से एनीथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं कह सकते। इसका एक एग्जांपल देता हूँ। देखो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी जैसे हमने देखा था कि नॉन डिफरेंशिएबिलिटी अगर मानो मैंने इस तरह का ग्राफ बना दिया सॉरी, जैसे ये बना दिया और
ये बना दिया, ये डिसकंटिन्यूटी है, ये तो डिसकंटिन्यूटी है ही ना। जैसे ये नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर मैं इस पॉइंट पे देखता हूँ, इस पॉइंट पे आप क्लियरली एक टेंजेंट नहीं बना सकते, है ना। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि इधर तो ऐसी वाली टेंजेंट बनेगी, और इधर आप देख सकते हो जैसा कि हमने देखा ही था, यहाँ पे एक वर्टिकल यानी कि इन्फिनिटी की तरफ चला गया। क्लियर हो गई बात? तो ये तो नॉन डिफरेंशिएबल है, पक्की बात है, पर ये डिसकंटिन्यूस भी है, पर ये डिसकंटिन्यूस भी है। ये नॉन डिफरेंशिएबल है और ये नॉन मतलब डिसकंटिन्यूस भी है, ठीक है। पर अगर एक और एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन लो, मैंने ये ले लिया। अब इस वाले सिनेरियो में क्या हो गया? इस वाले सिनेरियो में तो ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, पर हमें पता है कि ये आपका क्या है, ये आपका नॉन डिफरेंशिएबल है। कितने लोग समझ गए कि भाई साहब ये कंटिन्यूस भी है पर ये नॉन डिफरेंशिएबल भी तो है? यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल जो है वो कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है बातें, पर कंसेप्चुअली क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये ले लूँ, तो अब ये जो ग्राफ है ये हमेशा कंटिन्यूस है, पर ये इस पॉइंट पर क्या है, ये इस पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई बोल रहा है कि आपका फंक्शन जो है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, पहली चीज हमने क्या डिस्कस करी थी कि अगर आपका फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है, तो इसको देखते ही आप ये बोल सकते हो, और ये सारी बात चल रही है एक्स इक्वल्स टू ए पर, कि एक पॉइंट है एक्स इक्वल्स टू ए, वहां पर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आपका फंक्शन एफ एक्स जो है ये उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा ही होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच वी डिड। सेकेंड जो हम बोल रहे हैं कि अगर आपका फंक्शन एफ एक्स जो है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, वो नॉन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए पर, तो जो आपका एफ एक्स होगा वो कंटिन्यूस हो भी सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, हमें पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, उसके हमने एग्जांपल्स भी देखने हैं। तो अब इसके आगे का सोचते हैं, ठीक है। जैसे ये तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का कर लिया। अब तीसरा केस क्या होगा कि ये जो हमारा फंक्शन है मान लो कि ये कंटिन्यूस है, और चौथा केस कि ये डिसकंटिन्यूस है, ठीक है जी, परफेक्ट। और अब हमें सोचना है कि क्या आपका सिनेरियो यहाँ पर हमारा बन रहा है, इससे हम क्या बोल सकते हैं और इससे हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तीसरा केस ले लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है, ये हमें दे दिया गया है, परफेक्ट, हमें दे दिया है कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, ऑलराइट। दैट मीन्स कि हमें ये पक्का पता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स जो है वो बराबर है एफ ए के। तो हमें कमेंट करना है इसके ऊपर, दैट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, ठीक है जी। तो देखो पक्की बात है, क्योंकि ये बात ट्रू है, तो इससे हम ये बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर तो हमारा पक्का जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, और जो हमारा डिनोमिनेटर है एक्स माइनस है ये भी पक्का जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। अब जीरो बाय जीरो जो है, जैसे कि मैं इतनी देर से बोल ही रहा हूँ कि जीरो बाय जीरो के दोनों आंसर हो सकते हैं, उसका प्लस माइनस इन्फाइनाइट की तरफ भी जा सकता है, ठीक है, और उसका कोई आंसर आपका फाइनाइट भी हो सकता है। अगर कोई इतनी देर से ये सोच रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखो बहुत सिंपल सिंपल आंसर है। जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स अपॉन एक्स का क्यूब, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, तो पहली पॉइंट तो कि ये जीरो बाय जीरो फॉर्मेट है आपका, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, राइट। और इस x से अगर आप काट के इसको x का स्क्वायर कर दोगे तो नाउ इट इज वन अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी कि वन अपॉन जीरो, यानी कि आंसर इज इन्फिनिटी। तो देखा आपने जीरो बाय जीरो का आंसर इन्फाइनाइट हो गया, अगर यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ होता तो ये माइनस इन्फाइनाइट हो जाता, राइट। अब जीरो बाय जीरो का आंसर कुछ और भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे सामने ये लगा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री लिमिट एक्स टेंड्स टू थ्री, राइट। तो यहाँ पर अगर आप जीरो बाय जीरो देख रहे हो, क्लियरली जीरो बाय जीरो है, पर जब इसको फैक्टराइज करोगे तो यहाँ पर एक्स प्लस थ्री बचेगा, और जब इसमें थ्री डाल दोगे तो आंसर वुड बी सिक्स, तो ये एक फाइनाइट क्वांटिटी आ गया, ठीक है। तो जीरो बाय जीरो का कुछ भी आंसर हो सकता है। अब अगर इनफाइनाइट या प्लस माइनस इनफाइनाइट में से कुछ भी हो गया, दैट मीन्स कि डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो इस ये लिमिट जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। पर अगर कुछ फाइनाइट हो गया, अगर कुछ फाइनाइट हो गया, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो क्या हो सकता है, इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो ये आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, राइट। और अगर ये एग्जिस्ट कर गया, अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो हमें पता ही है हमारा काम हो गया, मतलब तो फिर ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। पर अगर ये इनफाइनाइट की तरफ चला गया तो नाउ इट वुड बी नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, परफेक्ट। और अगर इस फंक्शन में कुछ ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको एल एच डी और आर एच डी निकालना पड़ गया, तो वो वाला सिनेरियो भी हो सकता है कि एल एच डी भी जीरो बाय जीरो, आर एच डी भी जीरो बाय जीरो, और दोनों ही फाइनाइट आ जाए पर ये दोनों बराबर ना आए, तो उस वाले केस में आपका वो जो शार्प कॉर्नर वाला केस होता है वो वाला बनेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि शार्प कॉर्नर वाले केस में आपका नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होती है। ये जो इनफाइनाइट वाला केस है इसमें आपका इस टाइप का केस बनेगा, इस टाइप का जो आपका वर्टिकल टेंजेंट वाला केस होता है ना, जैसे ये वाला जो हमने अभी देखे भी थे, राइट, तो वो वाला केस बन जाएगा। और फाइनाइट वाले में आपका एकदम परफेक्ट केस बनेगा, जहां पे आपका ये एकदम इसकी एक सिंगुलर वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। तो बढ़िया, अब हटा देते हैं इसको।
इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने अगर सिंपल भाषा में बोलेंगे तो ये सब प्रूफ को अगर तुम गोली मार दो तो तुम्हें क्या समझ में आया? हमें तो भैया ये समझ में आ गया कि अगर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूस है तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होगी। हो सकता है फंक्शन जो है, क्या लिख रहा हूँ मैं ये, अगर हो सकता है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो हमने एक तरीके से हमने कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है। अब जो सेकंड सिचुएशन है, यानी कि अगर आपका एफ एक्स जो है वो पक्का दे रखा है कि दैट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज गिवन। तो अगर दे रखा है दैट मीन्स क्या कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स जो है दिस इज नॉट इक्वल्स टू एफ ए, ठीक है। तो अगर अब मैं इस लिमिट के बारे में कमेंट करना चाहता हूँ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए, यानी कि डेरिवेटिव जो है हमारा बेसिकली, अब इसमें डिनोमिनेटर तो अभी भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, पर जो न्यूमरेटर है, क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं है, यानी कि न्यूमरेटर पक्का जीरो नहीं है, यानी कि वो एक कांस्टेंट है, जैसे कि हमने अभी देखा भी था एग्जांपल में। अब कांस्टेंट अपॉन जीरो दैट इज पक्का इन्फिनिटी, ठीक है। मतलब डिपेंडिंग ऑन की कांस्टेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, प्लस माइनस इन्फिनिटी आपको देखने को मिल जाएगा। सो दैट मीन्स इट इज डज नॉट एग्जिस्ट। इनफैक्ट अगर कांस्टेंट फ्लक्चुएटिंग हो गया, जैसे साइन 1/x वाले केस में, तो ये आपका फ्लक्चुएटिंग वाली डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आ सकती है, वो सब उससे फर्क नहीं पड़ता। ओवरऑल ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा अगर ऐसा वाला केस बन रहा है। एंड दैट सिंपली सेज कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो इट इज पक्का कि एफ एक्स जो होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ये अभी हम लोगों ने प्रूव कर दिया। एंड इफ यू सी, तो जो मैंने बोला था मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए, जो हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें से चौथा पॉइंट क्या था, डिसकंटिन्यूटी, कि रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी का जो मैंने चौथा पॉइंट लिखवाया था वो क्या था, डिसकंटिन्यूटी। तो अब हमने इसका प्रूफ भी देख लिया है कि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो उस पॉइंट पे वो पक्का क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल भी पक्का होगा। ठीक है, तो अब मैं इस पूरी चीज को समराइज कर देता हूँ। हमने क्या क्या बोला है, 4 नोट है हमारे पास यहाँ पर, 4 थिंग्स टू नोट डाउन। पहला कि अगर आपका फंक्शन जो है, मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये सारी बातें हो रही हैं x इक्वल्स टू ए एक पॉइंट पर, तो अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो वो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल होगा फॉर श्योर। अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है उस पॉइंट पे, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, पर पता नहीं हमें क्या होगा, ठीक है। अगर आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, गिवन है ये बात, नॉन डिफरेंशिएबल है, उस वाले सिनेरियो में आपका फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो ये बात पक्की है कि जो आपका फंक्शन होगा वो आपका पक्का कंटिन्यूस होगा ही होगा। ये हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में प्रूव किया था, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्गर आर्गुमेंट है। सोच के देखो, तुमसे कोई खतरनाक सा फंक्शन है एफ एक्स, और तुमसे बोलते भाई प्रूव कर कि ये कंटिन्यूस है, और तुम इसकी जगह अगर तुमने इसको प्रूव कर दिया कि ये डिफरेंशिएबल है, तो दिस ऑटोमेटिकली इंप्लाइज कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो एक स्ट्रॉन्गर आर्ग्यूमेंट है एज कंपेयर टू कंटिन्यूटी, क्योंकि अगर आप ये प्रूव कर दो कि डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो वो डिफरेंशिएबल तो हो ही गया, ये बात तो चेक हो ही गई, और साथ में ये बात भी चेक हो गई कि वो कंटिन्यूस है। तो ये तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, एक तीर से 2 निशाने, वो वाली बात है ये। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंडीशन है, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, ये तो बेकार है दोनों की दोनों, क्योंकि इससे हमें कुछ होगा ही नहीं। अगर कोई बोल दे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर कंटिन्यूस है तब भी मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पक्का कंटिन्यूस है, अगर वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो पक्का नॉन डिफरेंशिएबल है। ये 2 तो आपको पक्का याद होनी ही चाहिए। बेसिकली आपको पूरा नोट याद होना चाहिए, $1 मिलियन नोट जिसको हम बोलते हैं, वो है ये, जब आप फंक्शंस को एनालाइज करते हैं। अभी के लिए तो हम बस थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया है। जब आप बढ़िया लेवल पे जब हम क्वेश्चंस करवाएंगे ना तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के अंदर, तो तुम कहोगे भाई साहब क्या यूज़ है यार इसका, मज़ा आ गया, ठीक है। तो आई थिंक सो ये जो एकदम बढ़िया वाला नोट है ये आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ये नोट तो हर जगह मिल जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब हर जगह इन द सेंस कि आई थिंक सो जो 100% टीचर अगर हम मान लें तो उसमें से अगर 5% टीचर हैं जो ढंग का पढ़ाते हैं तो वो उन सबके नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। मतलब ये एक्सक्लूसिव नहीं था, इसमें कुछ ऐसा एक्सक्लूसिव नहीं था। हाँ, कुछ लोग रटवा देते हैं, कुछ लोग समझा देते हैं, दैट्स इट। बुक्स में भी मिल जाएगा ये, कुछ बुक्स में डीप में होता है, कुछ बुक्स में ऐसी बस रटवाने के लिए सीधे सीधे ये नोट ही दे देते हैं कुछ बुक्स में। एनीवेज अब बाहर में जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। हम तो अपना, मेरा पूरा फंडा है 100% कवरेज, दैट्स इट, ठीक है। किसी ने कुछ भी कराया हो अपना कंप्लीट होना चाहिए। सो दैट्स इट। सो आई गेस समझ में आ गया होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर ये सब समझ में आ गया है तो अब एक मिसलेनियस थ्योरम टाइप की है, एक अच्छा इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए, और उसका लेना देना है इससे, LHD, RHD एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। हाँ जी, मतलब कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन, चलो मैं पहले समझा देता हूँ उसके बाद बात करेंगे। तो LHD, RHD और कंटिन्यूटी में जो रिलेशनशिप है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, मतलब विदाउट, चलो मैं तुम्हें सीधे शो करता हूँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लो हमें दे रखा है कि LHD जो है ना वो एग्जिस्ट करती है,
एट एक्स इक्वल्स टू ए हमारा LHD जो है वो एग्जिस्ट करता है ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, मतलब क्या हुआ, LHD मैं एफ एक्स वाले के लिए यूज करूंगा, सो एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। ये जो चीज़ है ये आपकी एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये एक फाइनाइट वैल्यू है। ठीक है, मतलब कुछ नंबर होगा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है ना, ये फ्लक्चुएटिंग होगा, ये परफेक्टली एकदम आपका एग्जिस्ट करती है। ठीक है, परफेक्ट। अब बात सुनो, देखो अभी भी अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर आपका अभी भी कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब अगर तुम्हारा जो न्यूमरेटर है, मान लो अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता, ठीक है, तो ऊपर कांस्टेंट आ जाएगा, यही तो हम लोगों ने अभी ऊपर देखा है। अगर कांस्टेंट आ गया तो फिर तो ये इन्फिनिटी या प्लस माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन की कांस्टेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है कि नहीं है, यानी कि आपका ये डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। यानी कि दैट इज फॉर श्योर कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट नहीं हो सकता, यानी कि जीरो होगा फिर, है ना। तभी तो ये मतलब इसका मतलब ये इसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा। अगर ये डिसकंटिन्यूस नहीं हो सकती फिर ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो x इक्वल्स टू a पर अगर ये कंटिन्यूस हो गया तो यहाँ पर 0/0 आएगा, और 0/0 के दो आंसर हो सकते हैं, एक डज नॉट एग्जिस्ट बेसिकली आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फ्लक्चुएटिंग एंड स्टफ, और एक आंसर क्या हो सकता है कि आपका परफेक्टली एग्जिस्ट कर जाए, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाए और हमें पता है हाँ एग्जिस्ट करेगा, ये वाला नहीं होगा। उस इन सब चीजों से तो मतलब ही नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि हमारा न्यूमरेटर में जीरो आ गया, और अगर न्यूमरेटर में जीरो आ गया सो दैट सिंपली इंप्लाइज कि जब आपका x a माइनस पे जाता था तो उस वाले सेंस में जो आपका एफ एक्स है वो एफ ए की तरफ टेंड करता है। अब इस चीज को मैं लिमिट की नोटेशन में कैसे लिख सकता हूँ कि लिमिट में जब x आपका a माइनस की तरफ जाता है तो ये जो एफ एक्स है ये किधर को जाता है, ये एफ ए की तरफ जाता है। अब यार ये जो चीज लिखी हुई है ये लिमिट तो नहीं है, ये क्या है, ये एक्चुअल में है LHL। दिस इज LHL राइट, ये LHL है। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो बराबर हो गई फंक्शनल वैल्यू के। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो हमें जब उसने ये बोला ना कि LHD एग्जिस्ट करता है, सो दिस वुड इंप्लाई कि उसका LHL जो होगा वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होगा, यानी कि वो लेफ्ट कंटिन्यूस होगा। जो हम बोलते हैं ना राइटियसली कंटिन्यूस, लेफ्टली कंटिन्यूस, उस टाइप की चीज, मतलब लेफ्ट कंटिन्यूस तो पक्का हो गया। ये हमारी पहली बात हो गई। ठीक है, ये हमने पहली चीज हो गई हमारी। अब दूसरी चीज मान लो उसने ये भी दे दिया कि RH_D जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, RH_D जो है वो भी आपका एग्जिस्ट करता है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होने वाला है, जो आपका लिमिट है x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, तो फिर से डिनोमिनेटर में जीरो टेंडिंग टू आ गया। अब फिर से ये भी एग्जिस्ट करेगा, तो यानी कि इसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर जीरो आएगा राइट, और तभी एक फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, यानी कि ये भी जीरो हो गया। दैट सिंपली मीन्स कि जब x a प्लस की तरफ जा रहा था तो जो एफ एक्स माइनस एफ ए है ये आपका जीरो की तरफ जा रहा था, यानी कि एफ एक्स जो है वो एफ ए की तरफ जा रहा है, यानी कि लिमिट नोटेशन में जब x a प्लस पे जा रहा है तो ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट एफ ए हो जा रही है। ठीक है, नाउ दिस सिंपली मींस कि RHL जो है वो भी एफ ए के बराबर हो गया। ठीक है ना, तो अगर RH_D एग्जिस्ट कर रहा है दिस ऑल्सो इंप्लाइज कि RHL जो है वो बराबर हो गया एफ ए के। ठीक है, अब एक बड़ी तगड़ी बात मैं बोलने वाला हूं यहाँ पर जो कि काफी काउंटर इंट्यूटिव है। LHD एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे दो केस देने वाला हूँ। केस नंबर वन ये है कि LHD एग्जिस्ट कर रहा है, RH_D भी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, बस ये दे रखा है कि LHD एग्जिस्ट कर रहा है और RH_D एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको देख के आप क्या बोल सकते हो, x इक्वल्स टू a पर LHD एग्जिस्ट कर रहा है, RH_D भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको देख के मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन जो हमारा फंक्शन होगा एफ एक्स वो कंटिन्यूस होगा x इक्वल्स टू a पर। क्यों होगा, क्योंकि LHD क्या बोलने वाला है कि LHL जो होगा वो बराबर होगा फंक्शनल वैल्यू के, और RH_D अगर एग्जिस्ट कर गया तो वो क्या बोलेगा कि RHL जो है वो FA के बराबर है, और ये दोनों इक्वेशन एक साथ ट्रू है। उसने बोला LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों बात सच है। तो अगर LHL FA के बराबर है और RHL भी FA के बराबर है, मतलब LHL जो हो गया वो FA के बराबर है और FA के ही बराबर है RHL, यानी कि LHL और RHL भी बराबर हो गए। और इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी की रिक्वायर्ड कंडीशन है ये, तो हेंस प्रूव्ड, खत्म, कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये कहीं पर भी नहीं बोला है कि LHD जो है वो RH_D के क्या है, बराबर है, ऐसा मैंने कहीं बोला ही नहीं है। हो सकता है बराबर हो सकता है ना हो बराबर। ठीक है, तो अगर मुझे सिर्फ इतनी बात दे रखी है कि LHD एग्जिस्ट करता है और RHD भी एग्जिस्ट करता है तो मैं बोलूंगा मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, इतना बोल के मैं चुप हो जाऊंगा। पर केस 2 जिसमें उसने ये बोला कि LHD एग्जिस्ट करता है एंड RH_D भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जैसे ही उसने ये बोल दिया ना, इतने देखते ही मैंने बोल दिया कि वो कंटिन्यूस है एट x इक्वल्स टू a, इतना तो मैंने बोल ही दिया। और फिर उसने साइड में ये भी लिख के दे दिया कि LHD जो है वो RH_D के बराबर है, तो मैं क्या बोलूंगा कि हाँ जी अब ये डिफरेंशिएबल भी हो गया x इक्वल्स टू a पर। ठीक है, अगर वो ये लिख के दे दे कि LHD जो है वो RH_D के बराबर नहीं है तो आप बोलोगे देखो कंटिन्यूस तो अभी भी होगा,
ठीक है, पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस वाले सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस वाले में कंटिन्यूस भी हो जाएगा और डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपकी LHD RHD कंटिन्यूटी थ्योरम है एक तरीके की, कि अगर आपका सिर्फ LHD और RHD एग्जिस्ट भी करता है तब भी कंटिन्यूटी हमारी यहाँ पे प्रूव हो जाती है, मतलब सही हो जाती है, और जरूरी नहीं है कि ये बराबर हो। तो ये काफी काउंटर इंट्यूटिव लगता है, ऐसा लगता है कि LHD और RHD को बराबर होना चाहिए तभी ऐसा होगा। अगर ये बराबर हो गए और एग्जिस्ट कर रहे हैं तब तो कंटिन्यूस हो ही गया, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि अगर ये बराबर होगा तो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, और हमने ऊपर पहले ही चेक मतलब प्रूफ कर दिया कि डिफरेंशिएबल का मतलब यही होता है कि कंटिन्यूस ऑलरेडी हो जाएगा वो। ठीक है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाई करता है कंटिन्यूटी को। पर ये काफी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर LHD एग्जिस्ट कर गया, RHD एग्जिस्ट कर गया, तो कंटिन्यूटी अपने आप हो जाएगी, फिर चाहे वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो। तो आई थिंक सो मजा आया होगा। इसका एक एग्जाम्पल नहीं, अगर हम ग्राफिकली समझें इस चीज को, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो ना, जैसे कि एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन ले लेते हैं, मान लो इस टाइप से, ठीक है, और एक कंटिन्यूस ले लेते हैं और इस पॉइंट पे देख लेते हैं। तो देखो अपने आप ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो इस फंक्शन को अगर आप देखोगे जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पर अगर आप वो बनाएंगे इसका LH वो बनाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से जो टेंजेंट बनेगा वो ऐसे कर करके ये आपका ऐसा करके इसका टेंजेंट नंबर 1 मिल जाएगा, राइट। फिर अगर आप इसका टेंजेंट बनाओगे तो इधर से कैसे टेंजेंट बनेगा, मैंने फिर गलत बना दिया, वेरी सॉरी, वो मेरा दिमाग कहीं और ही चल रहा है आजकल। हाँ, तो क्योंकि क्लोज डॉट इधर से है तो हमारी शुरुआत यहीं से होने वाली है, तो हम पहले राइट हैंड साइड से बनाते हैं, राइट। तो इधर एक पॉइंट गिना लो और इधर एक पॉइंट गिना लो, यही करते हैं हर बार हम लोग, और फिर अब इसको पास लाते जाओ, तो ये पास लाते गए, तो ये आपकी ऐसे, दिस इज द टेंजेंट नंबर 1, और इसका आप RHD निकालेंगे। क्लियरली इसका RHD जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। भाई ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है इसकी कोई ना कोई स्लोप तो होगी ना, तो दैट्स इट। अब आप इसको देखो जरा, यहाँ पे अगर आप पॉइंट को पास लाते गए, तो अब इस वाले केस में क्या होगा, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपकी ये जो टेंजेंट नंबर 2 बनी है जो लेफ्ट हैंड साइड से है, ये तो वर्टिकल चलेगी, तो इसकी स्लोप क्या होगी, देखो ये एक्यूट एंगल बना रहा है यहाँ पर, ये बात समझ में आ रही है, ये एक्यूट एंगल बना रहा था, तो इसकी स्लोप होगी -इनफाइनाइट, बेसिकली डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर आपका जो LHD है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, देख रहे हो, LHD एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पे हमें पता है कि डिसकंटिन्यूटी थी। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो हो गया। अगर LHD और RHD दोनों एग्जिस्ट कर जाएं तो ऐसी कभी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका RHD मतलब चलो मैं ऐसे ना दे करके मैं ऐसे देता हूँ, मान लो ये वाला सिनेरियो लो ऐसे वाला, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से मैंने इधर गिराया और इधर गिराया, ठीक है। अब मैं पास बुलाते जा रहा हूँ इसको ऐसे ऐसे ऐसे, और ये एक इस टाइप से स्ट्रेट लाइन चलेगी, इसकी कोई स्लोप होगी, ये कोई वर्टिकल लाइन तो है नहीं, टेढ़ी लाइन है, तो इसकी कोई स्लोप होगी, उसको हम लोग LHD से डिनोट करेंगे, राइट। और अब एक इधर से लेते हैं ऐसे करके, ये ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, और ये आपका ऐसे गया, दिस इज टेंजेंट नंबर 2, इसकी भी कोई ना कोई स्लोप होगी और उसको हम लोग RHD बोलेंगे। दोनों के दोनों एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के दोनों एग्जिस्ट करने वाले हैं, क्योंकि कोई वर्टिकल तो है नहीं, तो दोनों की स्लोप एग्जिस्ट करेंगी। पर क्लियरली ये दोनों स्ट्रेट लाइन की स्लोप जो है वो सेम नहीं है, क्लियरली LHD जो है वो RHD के बराबर नहीं है, पर दोनों एग्जिस्ट करता है। और तुम देख सकते हो यहाँ पर साफ एक आपका कंटिन्यूस फंक्शन ही मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, पर ये नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि यहाँ पर शार्प कॉर्नर है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि LHD और RHD बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम वो वाली बात भी चेक कर सकते हो जो हमने सबसे स्टार्टिंग में बोली थी ना, कि कहाँ गया वो, यही ना, ये वाली चीज़ कि अगर शार्प कॉर्नर होता है तो LHD एग्जिस्ट करता है, RHD भी एग्जिस्ट करता है, पर बराबर नहीं होता है। तो हम उस वाली कंटिन्यूटी का थ्योरम है एक तरीके का, जो हम लोगों ने भी नीचे प्रूव किया है कंटिन्यूटी के लिए। एनीवेज, तो आई गेस काफ़ी अच्छी आपको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर मैं एक जल्दी से समरी दिखा दूँ तुमको, तो हमारे पास आज के टाइम पे टोटल 5 पॉइंटर्स हैं, 3, 4 और ये 5, ठीक है। सबसे पहला मैं तुम्हें कंडीशन देते जा रहा हूँ x = a पर, और आप अपने आप सोच के बताना, फंक्शन डिफरेंशिएबल है x = a पर, फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। फंक्शन का LHD एग्जिस्ट करता है पर RHD एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। LHD तो एग्जिस्ट करता है, RHD एग्जिस्ट नहीं करता। एक और केस है जिसमें ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, एक है जिसमें ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें एक में ये एग्जिस्ट नहीं करता है और ये करता है, ठीक है। अब आप बता दो, तो पहले से शुरू हो जाते हैं। अगर f आपका डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात है कि वो कंटिन्यूस भी होगा उसी पॉइंट पे। अगर f आपका नॉन डिफरेंशिएबल है तो अब वो कंटिन्यूस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, ठीक है। अगर आपका f कंटिन्यूस है तो अब आप क्या बोल सकते हैं, आप एक्चुअल में कुछ नहीं बोल सकते, वो डिफरेंशिएबल भी हो सकता है, नॉन डिफरेंशिएबल भी हो सकता है। अगर डिसकंटिन्यूस हो गया तो श्योर है कि फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप LHD RHD में देख रहे हो,
अगर ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर ये नहीं कर रहा तो कंटिन्यूस नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर एक भी गया तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही आपके एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और इसमें भी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें इन तीनों में तो नहीं हुआ, बस एक यही केस है जिसमें आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा वो। ठीक है, ऑल राइट, सॉरी, ऑल राइट। अच्छा, इस क्रॉस का कहीं तुम गलत मतलब ना समझ बैठो। देखो यहाँ पे जो क्रॉस है उससे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिसकंटिन्यूस है, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कंटिन्यूटी के बारे में कुछ बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पर, वरना तो मैं डायरेक्टली डी सी लिखता ना। यहाँ पर डिसकंटिन्यूस नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एलएचडी और आरएचडी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये पक्का कंटिन्यूस है, पर अगर इनमें से कोई एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम कुछ कह नहीं सकते, फिर हमें कंटिन्यूटी को अलग से चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, वी कांट से एनीथिंग। ठीक है, उसका रीजन क्या है? मान लो किसी ने बोल दिया कि मेरा जो आरएचडी है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दैट्स नॉट एग्जिस्टिंग। वेल, इन दिस सिनेरियो अगर आप देखोगे तो लिमिट x टेंड्स टू a x माइनस a, और हमारे पास होता है fx माइनस fa, और आप आरएचडी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर a प्लस लग जाएगा। क्लियरली डिनोमिनेटर में 0 टेंडिंग टू बन रहा है। ठीक है, अब उसने बोला ये एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, यानी कि इसका आंसर इन्फाइनाइट हो सकता है, माइनस इन्फाइनाइट हो सकता है, या फिर फ्लक्चुएटिंग हो सकता है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर तो 0 की तरफ है, अगर ऊपर कंटिन्यूस आ गया, सॉरी अगर ऊपर एक कांस्टेंट आ गया, मतलब कि ये आपका डिसकंटिन्यूस है, उस वाले सिनेरियो में इन्फाइनाइट भी आ सकता है और माइनस इन्फाइनाइट भी आ सकता है। पर अगर ऊपर 0 टेंडिंग टू भी आ गया तो माना कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन गया, पर इस वाले केस में दोनों केसेस पॉसिबल है ना, हो सकता है ये कोई फाइनाइट वैल्यू दे दे, हो सकता है ये फिर से आपका इन्फाइनाइट या माइनस इन्फाइनाइट हो जाए, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। राइट, तो कंटिन्यूटी वाले केस में भी आपकी आरएचडी खत्म हो सकती है। तो अगर आरएचडी या एलएचडी या दोनों इनमें से कोई भी गड़बड़ हो रही है तो आप प्लीज अलग से चेक कर लीजिए, तो हम कुछ नहीं कहेंगे। हम बस एक थ्योरम हमने जो बनाई है उसको ध्यान से सुनो। हमने ये बोला है कि अगर फंक्शन में एलएचडी एंड आरएचडी दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें नहीं मतलब कि वो इक्वल है नहीं है क्या, उससे फर्क नहीं है, एलएचडी और आरएचडी एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर, तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो गई होगा। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि अगर कंटिन्यूस नहीं हुआ तो फलाना ढिमका, अगर आरएचडी एग्जिस्ट नहीं कर गया तो डिस्कंट, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने।